हेलो स्टूडेंट, प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम हमारे कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ रहे थे हम पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन और उसकी स्ट्रक्चर को ही वापस से हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या क्या, कैसे ब्लड सप्लाई होती है, कैसे नर्वस सिस्टम के रूप में कंट्रोल होता है इसका, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, सिचुएशन हम देख चुके हैं। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड की जब स्ट्रक्चर हम देख रहे थे तो हमने एक आउटलाइन डायग्राम बनाया था। पिछले वीडियो में वो डायग्राम थोड़ा कट रहा था, इसलिए फिर से मैंने ड्रॉ किया है, आप इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर की, और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं डायग्राम में मैंने बनाया है। इस डायग्राम को बनाने पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाली जो ग्लैंड आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं भाई? हाइपोथैलेमस। इसे हम कहते क्या है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई ये ग्लैंड आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी ग्लैंड कहलाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के मैंने दो पार्ट बताए थे। एक पार्ट मैंने बताया था इसका अग्रभाग और एक भाग बताया था मैंने पश्च भाग। तो ये तो है इसका पश्च भाग, जिसे कि न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब या पश्च भाग या पश्च पाली कहते हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि अग्रभाग को मैंने इस तरफ लिखा है और इसे हम अग्रपाली भी कहते हैं, साथ में हम एंटीरियर लोब भी कहते हैं, एंटीरियर पार्ट भी कहते हैं। और जैसा कि आप इस डायग्राम को देख के भी समझ पा रहे हैं कि ये बड़ा पार्ट है और ये छोटा पार्ट है। कुल जो पीयूष ग्रंथि है, टोटल पीयूष ग्रंथि का जो एरिया है उसका 75% पार्ट जो है वो बना होता है उसके अग्रभाग से, और सिर्फ 25% भाग है, यानी 1/4 भाग जो है वो बना रहता है किससे? न्यूरो हाइपोफाइसिस से। बात कर रहे थे हम कि भाई जो न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग है और एडिनो हाइपोफाइसिस भाग है ये और भी क्या छोटे मोटे भागों से मिलकर बने हैं। तो उसमें 3 भाग हमने निकाले हैं कि जो पश्चपाली है ये 3 भागों से मिलकर बनी हैं। सबसे पहला भाग जो है मीडियन एमिनेंस है, दूसरा इन्फंडिबुलम है और तीसरा पार्स नर्वोसा है। मीडियन एमिनेंस है, इसका एक और नाम है ट्यूबर सिनेरेरियम। तो ट्यूबर सिनेरियम जो भाग है उसे ही हम मीडियन एमिनेंस कहते हैं। और बात कर लेते हैं कि मीडियन एमिनेंस होता कहाँ पर है। तो देखिए ये वाला जो भाग देख रहे हो आप, जहाँ से मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला भाग कौन सा है? मीडियन एमिनेंस है। ये मीडियन एमिनेंस जो है इसके तल के अंदर, इसके बॉटम के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जहाँ मैंने ड्रॉ की है डॉटेड टाइप में ड्रॉ किया है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है इसका इन्फंडिबुलम। हिंदी में हम कहते हैं इसको पीयूष व्रंत। क्या कहते हैं भाई? पीयूष व्रंत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पीयूष व्रंत। तो पीयूष व्रंत वह स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये संधित भाग है। संधित भाग कौन सा भाग? इन्फंडिबुलम। और एक जो ये इन्फंडिबुलम है, इसका जो अंतिम भाग है वो फूला हुआ है, ये वाला। ये जो इन्फंडिबुलम था इसी का फूला हुआ ये भाग है। इस फूले हुए पार्ट को हमने कहा है क्या? पार्स नर्वोसा। और इन तीनों भागों में, मीडियन एमिनेंस में, इन्फंडिबुलम में और पार्स नर्वोसा में सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा है? पार्स नर्वोसा ही है। पार्स नर्वोसा है। अब इनकी जो पोजीशन आप बता सकते हैं कि पार्स नर्वोसा क्या है? इन्फंडिबुलम के दूर का या उसके तल का फूला हुआ भाग जो है पार्स नर्वोसा कहलाता है। इन्फंडिबुलम एक व्रंतनुमा संरचना है जो कि उसको हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि को जोड़ने का काम करती है। मीडियन एमिनेंस वो पार्ट है जहाँ से इन्फंडिबुलम नामक स्ट्रक्चर कनेक्टेड रहती है, हाइपोथैलेमस से जस्ट बिहाइंड होती है ये। तो ये तीनों चीज़ें इधर हो गई। अब हम देख लेते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस
पार्ट की बात कर लेते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस भाग की बात करें तो सबसे पहले ये वाला जो भाग देख रहे हो आप, इसे कहते हैं हम पार्स ट्यूबरेलिस, और ये किसके समान है? कोलर समान संरचना है। कोलर समान, कोलर के समान इसके चारों तरफ लिपटी हुई है। दूसरा पार्स इंटरमीडिया वाला पार्ट है, जो कि आप एक गुहा के अंदर लेफ्ट में देख रहे हो। ये मध्य पिंड है, इसको हम बोलते हैं मध्य पिंड। और जो मध्य भाग है या मध्य पिंड है, जनरली मानव में ये न के बराबर होता है, जबकि अन्य जानवरों में ये सुविकसित होता है। पार्स डिस्टेलिस वो पार्ट है जो सबसे बड़ा भाग है। ये अगर हम देखें पूरे 6 भाग पीयूष ग्रंथि की स्ट्रक्चर में, तो सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा है? पार्स ट्यूबरेलिस, सारे भागों में मिला करके। और अगर हम एडिनो हाइपोफाइसिस में सबसे बड़ा भाग ढूंढे तो ये, और न्यूरो हाइपोफाइसिस में सबसे बड़ा भाग ढूंढे तो नर्वोसा वाला है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि सबसे बड़ा भाग इधर भी है, सबसे बड़ा भाग इधर भी है, तो इन दोनों में से हम किसे बड़ा भाग माने? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये 75% भाग जो है अग्रपाली के रूप में बना हुआ है, तो उसको बनाने का काम यही करता है। तो सारे भागों में ये वाला जो भाग है ये सबसे बड़ा भाग हो गया। ये आपका आंसर जाएगा पार्स डिस्टेलिस। अगर आपको यहाँ भी समझ में नहीं आया हो तो हम क्या है कि एक और आउटलाइन डायग्राम देख सकते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये बनाया मैंने हाइपोथैलेमस। क्या बनाया भाई? ये मैंने बना दिया है हाइपोथैलेमस, इसे हम कह रहे हैं हाइपोथैलेमस। अब मैं इसके साथ में क्या निकालता हूँ? एक वृंत निकालता हूँ। इस वृंत को मैंने कह दिया इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या कह दिया भाई? इनफंडिबुलम कह दिया। मैंने कहा था कि इनफंडिबुलम। अब यहाँ पर कौन सा भाग है? यहाँ पर भाग है आपका मीडियन एमिनेंस, और ये निकल गया इनफंडिबुलम ये वाला, और इसका आगे का भाग फूला हुआ है, तो मैं इसको फूला हुआ भाग बनाऊंगा यहाँ पर इस तरह से। ये फूला हुआ भाग है, इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं पार्श नर्वोसा। पार्श नर्वोसा शायद अब आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पार्श नर्वोसा। अब पार्श नर्वोसा के साथ में कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? यहाँ पर देखिए ये बीच वाला, तो बीच वाला पार्ट हम बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बनाएंगे तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया, और इसको मैंने शेडेड बना दिया है। और ये जो शेडेड एरिया है वो आपको बता रहा है, पार्स इंटरमीडिया। कौन सा पार्ट बता रहा है भाई? पार्स इंटरमीडिया, यानी मध्य पिंड बता रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से सबसे बड़ा भाग जो फूला हुआ था वो कौन सा था? पार्स डिस्टेलिस। तो मैं यहीं से एक बड़ा भाग बनाता हूँ इस तरह से, और इसे हम कहेंगे पार्स डिस्टेलिस। क्या कहेंगे भाई? पार्स डिस्टेलिस। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोलर तो आई ही नहीं, कोलर नुमा भाग पार्स ट्यूबरेलिस, तो वो कोलर कहाँ है? तो कोलर को यहाँ बना देते हैं ये, और ये वाला पार्ट है वो कौन सा है? पार्स ट्यूबरेलिस। तो आपने देख लिया कि किस तरह से पीयूष ग्रंथि के पार्ट नज़र आते हैं। साइड व्यू में आप ऐसे दिखा सकते हो, और एक कंप्लीट ग्रंथि के रूप में आप ऐसे दिखा सकते हो। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंटीरियर लॉब या एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट, और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जो ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक लाइन वाला, ये पोस्टीरियर लोब का एरिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक जनरल स्ट्रक्चर हुई। लेकिन यहाँ पर अब समझने की बात है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड सप्लाई और आपके न्यूरॉन्स की सप्लाई कैसे होती है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर हम एडिनो हाइपोफाइसिस भाग की बात करें, ये वाला भाग एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट की बात करें इसकी, तो इसका फंक्शन क्या है? मेन
इसका फंक्शन है हार्मोन फॉर्मेशन या सिंथेसाइज या हार्मोन प्रोडक्शन एंड रिलीजिंग, यानी हार्मोन का निर्माण करने का काम है, जबकि इसका काम ये नहीं है, ये हार्मोन का निर्माण नहीं करता, ये केवल ये क्या करता है, हार्मोन स्टोर एंड रिलीज करता है। क्या करता है, हार्मोन क्या करता है, ये स्टोर एंड रिलीज करता है, बनाता नहीं है, लेकिन ये बनाता भी है, स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। तो ये फंक्शन हुआ। हम ये देखते हैं कि भाई जब ये बनाता नहीं है तो आते कहाँ से हैं इसमें, और अगर ये बनाता है तो इसमें कौन सी सेल बनाती है। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ सेल्स लेता हूँ। किसकी सेल्स, हम सेल्स लेते हैं, यहाँ की कोई सेल निकाल के लेते हैं, और एक सेल ले ली मैंने यहाँ पर, ये क्या ले ली, कोशिका ले ली भाई, किसकी, अग्रपाली की कोई भी कोशिका ले ली, सेल ले ली, और उस सेल को मैंने देखा कि उसमें कोई विशेष प्रकार की कोई ग्लैंडुलर सेल्स वगैरह मिलती है या दिखाई देती है। तो इसमें इन सेल्स को जब आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ मैंने एक टुकड़ा लिया है, उस टुकड़े में सेल ढूंढ रहे हैं। आप ये मत समझ लेना कि केवल एक सेल ली है, यहाँ से एक टुकड़ा लिया है, उसमें उन सेल्स को ढूंढ रहे हैं कि वो सेल्स कैसी है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से इस तरह से एक सेक्शन काट लिया और उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें आइडेंटिफाई करने पर मुझे परिधि पर इस तरह की सेल्स नजर आती हैं। देखो, परिधि के ऊपर आपको कुछ सेल्स नजर आएगी, कुछ सेल्स यहां पर नजर आएंगी ऐसे, इसमें भी न्यूक्लियस है। कुछ सेल्स क्या है कि यहां पर मुझे और नजर आएगी बिखरी हुई ऐसे। तो तीन तरह की सेल्स हो गई यहां पर। पहले प्रकार की ये वाली 1 नंबर, दूसरे प्रकार की ये बिखरी हुई 2 नंबर, एक सेंटर वाली हो गई 3 नंबर। तो तीन तरह की कोशिकाएं अग्रपाली में आपको देखने को मिलेगी। जो परिधि पर है इनको हम नाम देते हैं बेसोफिल्स, और जो ये बिखरी हुई संरचनाएं हैं चारों तरफ, इनको बोलते हैं हम क्रोमोफिल्स, और जो एकमात्र सेंटर में है उसको बोलते हैं एसिडोफिल्स। और इनमें से मैं 2 के लगा रहा हूं टिक, वो आपको बताएगी, एक तो ये वाली, एक ये वाली, ये दोनों मिलकर के क्या काम करती है, हार्मोन निर्माण करती है, हार्मोन सिंथेसिस करती है। तो ये तो हमें मालूम हो गया इसकी स्ट्रक्चर में कि भाई कौन कौन सी सेल कहाँ पर प्रेजेंट है और कौन सी सेल क्या बनाएगी। इधर मैंने कहा हार्मोन बनाते ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो ब्लड सप्लाई का काम हो या न्यूरॉन्स का इम्पल्स का काम हो, एक्शन पोटेंशियल का काम हो, वो सारा काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस के पास छोड़ देते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है 2 तरह के काम करने वाला है। क्या क्या काम करेगा हाइपोथैलेमस में, अगर हम देखें तो अब मैं हाइपोथैलेमस को यहां पे ले लेता हूं। ये आ गया आपका हाइपोथैलेमस। क्या आ गया भाई, हाइपोथैलेमस। यही तो बैठा है सबसे ऊपर, और ये हाइपोथैलेमस से 2 काम करेगा। 2 काम करेगा, एक तो ब्लड सप्लाई का और एक काम करेगा न्यूरॉन्स का, नर्व सप्लाई का। ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई दोनों काम यही करेगा। देखिए, ब्लड सप्लाई जो करेगा और वो क्या दोनों लोब में करेगा, और न्यूरॉन्स की जो सप्लाई होगी वो क्या दोनों में होगी। उसी को समझने के लिए हमें इस डायग्राम को अच्छे से डिटेल में देखना पड़ेगा। तो देखिए, हम देखते हैं
कि ब्लड के द्वारा तो ये क्या सप्लाई करता है और किस लोब को करता है। तो ब्लड के द्वारा हाइपोथैलेमस जो रिलीजिंग फैक्टर है और इनहिबिटरी फैक्टर है, इनको सप्लाई करता है एंटीरियर लोब को, और जिससे क्या होता है, हार्मोन्स जो हैं उनका कंट्रोल होता है, जो कि एंटीरियर लोब के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। हार्मोन का संश्लेषण होता है, उनका सिक्रीशन होता है। अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स जो हैं ये कोई तरह के मैं कहूँ कि एंटीरियर लोब में नहीं पहुँच रहे, तो ये किस पे कंट्रोल करेंगे, पोस्टीरियर लोब। न्यूरॉन्स की सप्लाई कहाँ हुई, न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट को, और न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट पे जाने पर जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, न्यूरो हार्मोन्स उनको स्टोर किया जाता है। न्यूरो हार्मोन का स्टोर एंड रिलीज, न्यूरो हार्मोन्स को स्टोर करना और रिलीज करना। अब आप देखेंगे कि भाई इनको देखें तो इसमें कैसे दिखेंगे ये, तो इनको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन से पार्ट को, हम ले लेते हैं भाई आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट को। तो देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस में क्या होगा, एक्सोन होगा और साइटोन होगा, और इसमें यह न्यूक्लियस होगा। यहाँ से एक्सोन निकलेंगे, और ये एक्सोन कहाँ आते हैं, ये एक्सोन आते हैं इस में न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट में। ये एक्सोन आ रहा है भाई, ये एक्सोन आ रहा है और यहाँ आ गया, और इसका अंतिम पार्ट जो है फूला हुआ है। क्या है, फूला हुआ है। ऐसे ही देखो इधर से लाया मैं, फिर एक्सोन एक और, ये लीजिए, ये देखिए, और ये अंतिम भाग फूल गया। अब आप देख रहे हैं कि जो एक्सोन होते हैं वो हाइपोथैलेमस से कहां प्रवेश कर जाते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट में प्रवेश कर जाते हैं। इनके अंतिम भाग हैं फूले हुए, जबकि इधर वाले पार्ट क्या हैं, साइटोन के रूप में हैं। जो फूले हुए पार्ट है इनका क्या काम है, और इनका जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो इसे हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और ये तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हो गया। और यहाँ से जो भी सामान बनेगा, जो भी पदार्थ बनेगा, वो सारा का सारा पहुँच जाएगा कहाँ पर, वो पहुँच जाएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस में। इसमें जो न्यूक्लियस होगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई। और इसकी जो ये फूली हुई संरचना है, ये वाली, इन संरचनाओं को हम कहते हैं हैरिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं भाई, हैरिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं इनको, हैरिंग बॉडीज बोलते हैं। तो आपने देखा कि जो ये नर्व वाला सिस्टम है वो सारा का सारा कनेक्टेड है आपके पश्चिम लोब से, न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट से। इसलिए हम जो न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है इसको मानते हैं एज ए नर्वस टिश्यू, यानी एक तरह का तंत्रिका उत्तक के समान काम करता है। कौन सा भाग, न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला भाग। क्यों करता है, क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस में जो प्रेजेंट हैं न्यूरॉन्स, उनके एक्सोन्स प्रवेश करते हैं, अंतिम सिरे फूले हुए रहते हैं, और उन फूली हुई स्ट्रक्चर को हम हैरिंग बॉडीज कहते हैं। इनके नीचे देखें तो इस पार्ट में बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स आपको यहाँ पर और नजर आएंगे, जिनमें हॉर्मोन्स पैक पड़े रहेंगे। ऐसे बहुत सारे इसमें ऐसी स्ट्रक्चर और नजर आएगी आपको बिखरी हुई। इन बिखरी हुई स्ट्रक्चर को आप कहते हो पिट्यूटरी साइट्स। क्या कहते हो भाई, पिट्यूटरी साइट्स कहते हो।
हार्मोन सिंथेसाइज करेंगे कौन? सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई। उन ये सारी सेल्स कैसी होंगी? न्यूरोसिक्रेटरी होगी, और इससे रिलीजिंग जो हार्मोन इनके अंदर पैक है उसे हम कहेंगे न्यूरो हार्मोन। और न्यूरो हार्मोन को स्टोर किया जाएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट में, या मैं कहूँ कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर लोब में, और वहाँ इकट्ठा करने की वजह से हम इस पार्ट को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, क्योंकि न्यूरो हार्मोन्स को ये स्टोर करता है और रिलीज करता है। तो आपने ये तो देख लिया, तो ये तो हो गया आपके न्यूरॉन्स का काम, पोस्टीरियर लोब में न्यूरो हार्मोन्स को स्टोर और रिलीज करने का करते कौन है वो आपने देखा। अब ब्लड सप्लाई की बात आती है। ब्लड सप्लाई कहाँ से होगी? तो ब्लड सप्लाई के लिए एक हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन आती है, और वो वेन कहाँ पर? यहाँ से चलती है, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन यहाँ से चलती है, और इस भाग में एक जाल बनाती है। इस भाग में क्या बनाती है भाई? एक जाल बनाती है, और वो जाल पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड में फैला रहता है। ये वाला पार्ट पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड में फैला रहता है। तो इसे, ये वाला जो पार्ट है जो कि पोर्टल वेन आई है, ये पोर्टल वेन आ गई है कहाँ पर? एंटीरियर लोब में आ गई है। एंटीरियर लोब किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो जो ये पोर्टल सर्कुलेशन है वो मिलता है, ये कौन सा हो गया? पोर्टल सर्कुलेशन। इसके द्वारा ब्लड सप्लाई होगा। तो अब हमें ये मालूम हो गया है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा ब्लड और न्यूरॉन्स दोनों का जो कनेक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों लोब से है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें हमने देख लिया है कि इसमें न्यूरो हार्मोन्स हेरिंग बॉडीज के रूप में यहाँ पर पैक रहेंगे, अंतिम सिरे फूले हुए रहेंगे एक्सॉन्स के। और ये सेल्स जो हैं वो कहलाएगी कौन सी? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहलाएंगी। तो इनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस में कौन सी सेल्स रहती है? न्यूरोसिक्रेटरी cells are present in the hypothalamus, and their production their secretion as a neurohormone delivered to hypothalamus to anterior lobe posterior lobe of pituitary gland. तो न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट या पोस्टीरियर लोब किसी भी तरह के हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करता है, जबकि एडिनो हाइपोफाइसिस भाग सिंथेसाइज करता है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट में जो 6-7 तरह के हार्मोन बनते हैं उसकी एक ट्रिक देखेंगे, और ट्रिक देखने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी सेल्स हैं, जैसे बेसोफिल्स, क्रोमोफिल्स, एसिडोफिल्स, इनकी मैंने चर्चा की है आज। तो जो एसिडोफिल्स है, क्रोमोफिल्स है, बेसोफिल्स हैं, इनके द्वारा हार्मोन का सिंथेसाइज किया जाएगा, और वो अलग अलग एक्शन अपने बॉडी के अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स पे, सेल्स पे करेंगे। साथ में जो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स थी उनके द्वारा जिन न्यूरो हार्मोन्स को सिंथेसाइज किया गया है उनको ला करके पैक किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा पोस्टीरियर लोब में। उनका क्या एक्शन होगा और कब होगा, और उनका क्या इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे या किसी एनिमल पे आने वाला है, उनकी क्या ज़रूरत है, तो ये हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया, और अगले वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड की जो भी हार्मोन है उनकी एक सिंपल ट्रिक देखेंगे, और उनके जो मेजर फंक्शन हैं उनको भी स्टडी करने का प्रयास करेंगे। जब तक आप अपने स्टडी को कैरी ऑन रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।